हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। मैं हूँ आपकी ऑथर फॉर वॉलेट। गाइस, आज के चैप्टर पे बहुत लेट अपडेट कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिप पे चली गई थी जहाँ मुझे जाना नहीं था, पर गुड एक्सपीरियंस था। मुझे जाकर अच्छा लगा और अब मेरा मूड भी बहुत फ्रेश हो गया है। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने इस ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाइव अ लिटिल गोल्ड रन्स इन आवर ब्लड, चैप्टर 16। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि विंग को एक सीनियर बुली कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि विंग एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और वो अल्फा विंग से अट्रैक्ट भी था क्योंकि विंग इतना खूबसूरत जो था, और वो अल्फा विंग के साथ मिसबिहेव भी कर रहा था, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। और सभी स्टूडेंट विंग को बुली होते हुए देख रहे थे और साथ ही हैरेस होते हुए भी, पर कोई भी उनमें से ऐसा नहीं था कि जो विंग की हेल्प करे। इसलिए विंग ने खुद को बहुत बचाने की कोशिश की, पर वो ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाए क्योंकि अल्फाज की संख्या उससे ज़्यादा थी और वैसे भी विंग ओमेगा था, तो कैसे वो इतने सारे अल्फाज से लड़ लेता। पर वो अल्फा और भी कुछ कर पाता उससे पहले ही वांग जी बीच में आ गया था और उसने विंग को सेव किया और पूरे कॉलेज के सामने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वहाँ से चला गया, जिसकी खबर लैन कुरैन के पास भी पहुँचाई जा चुकी थी। अब आगे वांग जी कार में था और वो बहुत गुस्से में था। उसके बाहों में विंग था जिसने उसे टाइटली पकड़ कर रखा था और उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर विंग के आंसू थे कि वो गिरे ही जा रहे थे। जैसे ही वांग जी की कार लैंड मैशन के सामने रुकी, एक गार्ड दौड़ते हुए आया और उसने कार का दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे ही उस गार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला और वांग जी उस कार के अंदर से निकला, तो वो ड्राइवर वांग जी को देखकर शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी के बाहों में एक ओमेगा था। जैसे ही उस गार्ड की नज़र उस ओमेगा पर पड़ी, उस गार्ड ने अपनी नज़रें फेर ली क्योंकि वो गार्ड समझ गया था उसके मास्टर जिस ओमेगा की इतनी केयर कर रहे हैं, वो ओमेगा उनके मास्टर के लिए बहुत स्पेशल है। पर वो गार्ड देख सकता था उस ओमेगा की हालत सही नहीं, जिस ओमेगा को उसके बॉस मेंशन के अंदर ले जा रहे हैं। जैसे ही वांग जी मेंशन के अंदर गया, सभी मेट्स अपने अपने जगह खड़ी हो गई थी वांग जी को सर्व करने के लिए। पर जब वांग जी लिविंग हॉल में आया तो उन्होंने देखा कि उनके मास्टर अकेले नहीं हैं, उनके गोद में एक ओमेगा है, जो देखकर वो मेट्स शॉक हो गई थी कि उनके मास्टर के गोद में एक ओमेगा, पर ये ओमेगा है कौन। पर वो अपने मास्टर से ये पूछ नहीं सकती थी ना, इसलिए उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया था। पर वो देख सकती थी उनके मास्टर उस ओमेगा को कितने प्यार से अपने गोद में लेकर आ रहे हैं, और वो ओमेगा बिल्कुल उनके मास्टर के गोद में सिमटा हुआ है और उनके मास्टर की शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ, जैसे वो ओमेगा उनके बॉस पर हक रखता है। देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कुछ वांग जी और विंग को। फिलहाल बस ये मेट्स ही वांग जी और विंग को एक साथ नहीं देख रही थी। मैडम शू मई जो लैंड मेंशन की हेड गार्ड है, वो भी देख सकती थी वांग जी और विंग को एक साथ, या कह लो वांग जी के बाहों में विंग को, जिसे वांग जी बहुत डेलिकेटली अपने बाहों में उठाकर लेके जा रहा था सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ। मैडम शुमे देख सकती थी अपने मास्टर के आँखों को, जिनमें बहुत फिक्र थे उस ओमेगा के लिए। मैडम शुमे उस ओमेगा का चेहरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि उस ओमेगा का चेहरा उनके मास्टर के चेस्ट में छुपा हुआ था, पर वो उस ओमेगा की सिसकियों को सुन सकती थी।
क्या इस ओमेगा के साथ कुछ हुआ है? यही शायद मैडम शुमी सोच रही थी और वो वांग जी को सीढ़ियों से जाते हुए देख रही थी अपने कमरे की तरफ। मैडम शुमी को नहीं पता था कि उनके माशरा की ज़िंदगी में कोई ओमेगा भी है, या फिर आ भी सकता है। उन्होंने सोचा भी नहीं था। उस वक्त मैडम शुमी के दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं किया जा सकता था, और न ही उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे जिससे कोई कुछ समझ सकता। उन मेट्स ने कहा मैडम शुमी की तरफ आते हुए, मैडम शुमी, क्या आप इस ओमेगा को जानती हैं? ये ओमेगा है कौन जिसे मास्टर इतने आई मीन हमारा मतलब है कि जिसका मास्टर इतना केयर कर रहे हैं, उन्होंने उस ओमेगा को गोद में लिया है। क्या वो मास्टर का ओमेगा है? देख के तो ऐसे ही लग रहा था। ये सुनकर मैडम शुमी ने उन मेट्स की तरफ देखा और कहा, अपना काम करो तुम सब, और ज़्यादा मास्टर के पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो, निकलो यहाँ से। ये कहकर मैडम शुमी ने उन मेट्स की तरफ घूर के देखा। मैडम शुमी की इतनी डेंजरस आंखों को देखकर वो ओमेगास अपनी अपनी जगह चली गई और अपना काम करने लगी। पर वो बुदबुदा रही थी, ऐसा क्या सवाल कर लिया, बस हम पूछ ही तो रहे थे, इतने भी क्या भड़कने वाली बात थी। यहाँ मैडम शुमी ने उन मेट्स को डांट तो दिया था, पर उन मेट्स की बात मैडम शुमी के दिमाग में घूमने लगी थी। ओमेगा, मास्टर की ओमेगा, क्या ये मास्टर को पता है? ये नहीं होना चाहिए था। रॉयल फैमिली शायद इसे ठीक से ना ले, अगर वो ओमेगा उनकी स्टेटस का नहीं होता। कौन है ये ओमेगा? मैडम शुमी एक नॉर्मल मेट नहीं है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उनकी फैमिली ने शुरू से ही रॉयल फैमिली को सर्व किया है, और अब मैडम शुमी कर रही हैं। मैडम शुमी यहाँ क्या कर रही हैं वो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल तो मैडम शुमी समझ गई थी वो ओमेगा एक नॉर्मल फैमिली से है, क्योंकि मैडम शुमी की आंखें बहुत तेज हैं। वो किसी भी इंसान को देख के पहचान सकती हैं कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। इसलिए तो शायद वो वांग जी के लिए थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि वो विंग को देख कर पहचान सकती थी। विंग किसी भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता। दूसरी तरफ वांग जी विंग को लेकर अपने कमरे में आया और फिर उसने विंग को अपने बेड पर धीरे से बैठा दिया। और जब वांग जी विंग को अपने बेड पर बैठाकर उसे दूर हटने वाला था, तब उसे महसूस हुआ कि विंग ने अभी भी उसकी शर्ट को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, जिससे वांग जी विंग से दूर नहीं जा पा रहा। वांग जी ने अपने नज़र उठाकर विंग की तरफ देखा, जो विंग वांग जी से अपना चेहरा छुपाए बैठा था। वांग जी ने कहा, ये कहकर वांग जी ने एक शाय किया। वांग जी समझ गया था विंग ऐसा क्यों कर रहा है। शायद विंग वांग जी को फेस नहीं करना चाहता। वांग जी ने अपने कॉलर से विंग के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, विंग ने कहा, नो लज्जा, नो। ये कहकर विंग ने वांग जी के शोल्डर में अपना फेस छुपा लिया था, जिसे देखकर वांग जी ने विंग के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखा और उसे खुद को देखने के लिए मजबूर किया और कहा, विंग मेरे तरफ देखो, विंग मेरी तरफ देखो। पर विंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। उसने अपनी नजरें झुकाए हुई थी और उसके आंखों से आंसू भी बह रहे थे, जो देखकर वांग जी का दिल जैसे टूट सा गया था। वांग जी ने कहा विंग का सिर अपनी तरफ करते हुए, विंग मेरी तरफ देखो प्लीज। ये सुनकर विंग ने अपनी नजरें उठाकर वांग जी की तरफ देखा, जिन आंखों में बहुत सारे आंसू थे। और जब वांग जी ने विंग की आंखों में आंसुओं को देखा ना, वांग जी का जैसे खून खौल गया था और उसका दिल जैसे धक कर गया था, जैसे किसी ने वांग जी के दिल पर
अचानक से एक पत्थर रख दिया हो। इतना तेज वांग जी को अपने दिल में पेन हुआ था। विंग के उन आंसू भरे हुए लाल आंखों को देखकर उसने कभी भी विंग के आंखों में आंसू को नहीं देखा है। उसने हमेशा विंग की आंखों को चमकते हुए देखा है, जैसे विंग की आंखों में स्टार्स हो। इतनी चमक देखी है वांग जी ने विंग की आंखों में। वांग जी को विंग की आंखें बहुत पसंद है, क्योंकि वांग जी जब विंग की आंखों को देखता है ना, वो विंग के प्यार में और भी गहराई से बढ़ जाता है। विंग की वो गहरी आंखें वांग जी को पागल कर देती हैं, पर आज उन आंखों में आंसू है जिनमें कभी शाइन हुआ करती थी। वांग जी ने ये देखकर विंग के चेहरे को पकड़कर कहा, विंग सब ठीक है, ओके, सब ठीक है। ये सुनकर विंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, "हम्म, हम्म, नंजा, मुझे घर जाना है।" ये कहकर विंग ने अपनी नजरें झुका ली और उसके आंखों से और भी आंसू बहने लगे। ये देखकर वांग जी ने विंग को हक कर लिया टाइटली और कहा, विंग रोना बंद करो, मैं हूं ना। ये सुनकर विंग का फेस जो वांग जी के शोल्डर में था, विंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, "हम्म, हम्म।" ये कहकर विंग के हाथ वांग जी के शर्ट पर और भी ज़्यादा टाइट हो गए थे। विंग वांग जी के सामने रोना नहीं चाहता, वो वांग जी के सामने वीक नहीं पड़ना चाहता, शायद इसीलिए वो कुछ कह नहीं रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसकी सिसकियां रुक नहीं रही थी। वो कंट्रोल कर रहा था पर उससे वो नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग टूट गया था ना, इसलिए वो जानता था वो वांग जी के सामने खुद को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो घर जाना चाहता था। इसलिए विंग बार बार वांग जी से कह रहा था कि उसे घर जाना है। जो सुनकर वांग जी ने विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग करते हुए कहा, विंग मैंने निहो सेंग से कह दिया है कि वो तुम्हारे डैड से कह दे कि तुम जियांग के घर में हो नेट स्टडी के लिए। तुम्हारे डैड तुम्हें इस तरह देखेंगे तो वो फिक्र करेंगे। विंग क्या तुम ऐसा चाहते हो? विंग ने वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हग करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहते, इसीलिए मैंने निहो सेंग से कह दिया है, वो तुम्हारे डैड से बात कर लेगा, फिक्र मत करो विंग। विंग ने कहा अपने आंखें बंद कर कर अपना सिर हिलाते हुए, ओके। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। ये कहकर वांग जी विंग से दूर हुआ और उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे देखते हुए कहा, जो विंग उसे नहीं देख रहा था, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए विंग, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। ये सुनकर विंग ने अपना सिर हिलाया और वांग जी जो अब तक अपने नी पर बैठा था विंग के सामने, वो अपने जगह से खड़ा हो गया और फिर वो अपने कबर्ड की तरफ गया। फिर वांग जी ने अपना कबर्ड खोला और अपने कबर्ड से कुछ क्लोथ्स निकाले विंग के लिए, और फिर वांग जी विंग की तरफ आया और उसने विंग के हाथों में उन क्लोथ्स को रखते हुए कहा, कपड़े बदल लो विंग, मैं अभी आता हूँ, ओके। ये कहकर वांग जी ने विंग के चेहरे पर अपना एक हाथ रखा और उसके फोrehead पर किस किया और कहा, मैं यही हूँ विंग, डरना मत, आई लव यू, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ उन कपड़ों पर टाइट हो गए थे जिन कपड़ों को वांग जी ने विंग के हाथों में रखा था। वांग जी ने ये देखा और फिर उसने अपनी नज़र विंग की तरफ की और फिर वो उस रूम से बाहर चला गया, डोर बंद कर कर। और फिर वांग जी उस दीवार से लगकर बैठ गया था। उसके कानों में अभी भी विंग की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वांग जी की आंखों के सामने वो
मंजर नज़र आने लगा था जिस वक्त उसने उस कमीने अल्फा को फींग को टच करते हुए देखा था। और फींग का वो आंसू भरा वो चेहरा जो फांगजी की आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। फांगजी ने अब तक खुद के गुस्से को कंट्रोल किया था फींग के लिए, और अब फांगजी के हाथों की मुट्ठियां बंध गई थी। इस वक्त फांगजी बहुत गुस्से में था। उसके हाथों की नसें दिखने लगी थी और सिर की भी नसें उसकी उभड़ आई थी और आंखों में जैसे खून उतर आया। वो बस उस सल्फा को जान से मार देना चाहता था जिसने उसके ओमेगा को टच किया और इतना हर्ट कर दिया कि उसकी ओमेगा के आज आंखों में आंसू है। दूसरी तरफ फींग जो कमरे में नहीं था और वांगजी ने जो फींग को कपड़े दिए थे वो बेड पर थे, पर बाथरूम से पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और सिसकियों की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फींग जो वॉश बेसिन के सामने था और वो अपने बार बार हाथों को धुले जा रहा था सोप से। फींग को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत डिस्गस्टिंग सा छू लिया हो और उस टच को वो उस पानी से धुलना चाहता हो, पर वो धुल नहीं रहे, जिससे फींग को इरिटेशन हो रही थी और वो रो रहा था और अपने हाथों को नकोट रहा था, नोच रहा था और बार बार फींग अपने हाथों से वो अपने गले पर कुछ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से फींग के नाखूनों के निशान उसके गले पे बन गए थे और वो जगह लाल हो गई थी, ब्लड निकलने लगा था। पर फींग को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे फींग को इससे दर्द नहीं हो रहा, वो बस इस डिस्गस्टिंग सी चीज़ को छुड़ाना चाहता था, पर वो उसके हाथों से छूट नहीं रहे, जिसकी वजह से फींग के आंखों से आंसू और भी ज़्यादा बहे जा रहे थे क्योंकि वो इसे छुड़ा नहीं पा रहा। और साथ ही उसके आंखों के सामने वही मंजर बार बार नजर आ रहा था जब फैंग ने उसे टच किया, उसके हाथ को, उसके नेक को, और उसने वो स्निफ किया जो फील करते ही फींग की बॉडी जैसे कांप सी गई थी और फींग बार बार उस सोप से अपने हाथ को धुले जा रहा था और अपने हाथ अपने नेक को नकोटे जा रहा था। फींग को तो उस वक्त कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था क्योंकि बार बार दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फींग उस नॉकिंग को सुन नहीं रहा था, या कह लो शायद सुन नहीं पा रहा था। उसके कानों में बस फैंग की वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसे कह रही थी, I want to taste you. फींग, 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 दरवाज़ा खोलो फींग। जब वांगजी ने देखा फींग दरवाज़ा नहीं खोल रहा है और वो सिसकियों की आवाज़ आना बंद हो गई है, तो वांगजी ने कमरे के दरवाजे को ना चाहते हुए भी खोल दिया था। वांगजी दरवाज़ा इसलिए नहीं खोलना चाहता था क्योंकि हो सकता है फींग कपड़े चेंज कर रहा हो, इसलिए वांगजी दरवाज़ा नॉक कर रहा था। पर फींग को जवाब ना देते हुए देखकर वांगजी ने उस दरवाजे को खोल ही दिया। और जब वांगजी ने उस दरवाजे खोला और वो रूम के अंदर आया तो उसने देखा कमरे में तो फींग है ही नहीं, जो देखकर वांगजी डर गया था। वांगजी ने कहा फींग को उस कमरे में ढूंढते हुए, फींग, फींग, फींग। पर फींग उस कमरे में नहीं था। वांगजी देख सकता था जिन क्लोथ्स को वांगजी ने फींग को दिया था वो क्लोथ्स तो वैसे ही है बेड पर फींग कहाँ है? ये सोचते हुए वांगजी ने बालकनी की तरफ देखा। वो बालकनी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि वांगजी ने पानियों की आवाज़ को सुना, जिन आवाज़ों को सुनकर वांगजी ने पलटकर अपने पीछे बाथरूम के दरवाजे को देखा और वो दौड़कर बाथरूम के दरवाजे की तरफ गया और उसने बाथरूम के दरवाजे को नॉक किया और उसने कहा फींग, फींग क्या तुम अंदर हो? फींग मुझे जवाब दो, फींग, फींग। पर फींग कोई जवाब नहीं दे रहा था, जो देखकर वांगजी का दिल जैसे घबरा सा गया था। उसने कहा फींग, फींग जवाब दो मुझे, तुम अंदर हो फींग। पर फींग कोई जवाब नहीं दे रहा था। वांगजी डर गया और उसने कहा फींग, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ फींग, फींग। पर अंदर से दोबारा कोई ना आवाज़ आते हुए देखकर वांगजी ने उस बाथरूम के दरवाजे को खोल दिया। और जब वांगजी बाथरूम के अंदर पहुंचा तो उसने देखा
बाथरूम में तो विंग है ही नहीं, जो देखकर वांगजी का दिल जैसे घबरा सा गया। फिर से उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। वांगजी देख सकता था उस बाथरूम के अंदर विंग के बहुत डरे हुए फेरोमोन्स हैं, पर विंग नहीं दिख रहा उसे। वांगजी ने देखा वॉश बेसिन का टैप ऑन है और पानी लगातार गिर रहा है। उस वॉश बेसिन के पास कुछ खून के छींटे हैं, जो देखकर वांगजी की हार्ट बीट जैसे स्किप कर गई थी। वांगजी ने कहा, विंग? ये कहकर वांगजी ने अपनी नजरें उस बाथरूम में फिर से दौड़ाई तो उसने देखा विंग को बाथ टब में, जिसे देखकर वांगजी शॉक हो गया था। वांगजी दौड़कर उस बाथ टब के पास गया और उसने विंग को उस बाथ टब से खींचकर बाहर निकाला। विंग ने कहा, वांगजी जो बहुत डर गया था, उसने विंग के शोल्डर को हिलाते हुए कहा, विंग के ऊपर चिल्लाते हुए, विंग कि तुम क्या कर रहे थे? मरना चाहते हो क्या? तुम पागल हो गए हो? वांगजी की इतनी लाउड वॉइस सुनकर विंग ने वांगजी की तरफ देखा अपनी भीगी हुई आंखों से। वो कुछ नहीं कह रहा था, पर वांगजी देख सकता था विंग की सांसें अभी भी बहुत गहरी हैं, क्योंकि वो पता नहीं कब से उस बाथ टब के अंदर था। विंग को इतना शांत देखकर वांगजी और भी ज्यादा डर गया। उसने विंग के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, विंग आई एम सॉरी, मैंने तुम पे शाउट किया, पर मैं डर गया था, मैं डर गया था। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए, पर उन आंसुओं को देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि विंग उस बाथ टब के पानी से पूरी तरह भीग गया था ना। पर शायद वांगजी ने उन आंसुओं को देख लिया। वांगजी ने कहा, विंग का चेहरा खुद की तरफ करते हुए, विंग। जैसे ही वांगजी ने ये कहा ना, विंग फूट फूट कर रोने लगा था। अब हुआ था विंग का ब्रेक डाउन वांगजी के सामने। नहीं संभाल पाया ना वो खुद को वांगजी के सामने। क्या करता, वो टूट गया वांगजी के बाहों में। इसीलिए शायद विंग ने रोते हुए वांगजी को झटके से हक कर लिया, जिससे वांगजी और विंग दोनों ही अचानक से उस बाथ टब के अंदर गिर गए थे। और विंग वांगजी को टाइटली हक कर कर रो रहा था। वो दोनों ही उस वक्त बाथ टब में थे, दोनों ही उस बाथ टब के पानी से भीग चुके थे और विंग वांगजी को हक कर कर रो रहा था। विंग ने कहा, लंजा मैं क्या करूं? लंजा मैं क्या करूं? लंजा मैं क्या करूं? ये फेरोमोन्स, ये फेरोमोन्स मेरे बॉडी से जा नहीं रहे। लंजा, ये टच, ये कहकर विंग वांगजी से दूर हुआ और वो फिर से अपने नेक को नोचने लगा था, जो देखकर वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। उसने कहा, विंग ये क्या कर रहे हो? इतने मार्क्स? विंग ने वांगजी के हाथों से खुद के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, नहीं, ये टच जा नहीं रहे लंजा, ये बहुत डिस्गस्टिंग है। I hate him. I hate him. देखो ना लंजा, ये जा नहीं रहे। मैंने बहुत बार इसे छुड़ाने की कोशिश की, पर ये जा नहीं रहे। वांगजी ने ये देखा और वांगजी ने फिर से विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसके नेक से दूर कर दिया था, क्योंकि वांगजी देख सकता था विंग जैसे अपने नेक को नोच रहा था। वांगजी ने कहा, विंग कुछ नहीं हुआ है, ओके, कुछ नहीं हुआ है। विंग ने कहा, नहीं, वो टच बहुत डिस्गस्टिंग था लंजा, उसने मुझे यहाँ टच किया। ये कहकर विंग किसी बच्चे की तरह वांगजी के सामने शिकायत करने लगा था। वो बता रहा था कैसे उस अल्फा ने उसे टच किया और उसे कितना गंदा लगा। विंग ने रोते हुए कहा, लंजा उसने मुझे यहाँ टच किया। ये कहकर विंग ने अपने नेक पर पॉइंट किया और फिर उसने अपने हाथ पर पॉइंट किया और फिर उसने कहा, उसने मुझे यहाँ टच किया। मैंने लंजा। ये कहकर विंग ने अपने वेस्ट पर पॉइंट किया और वो वहाँ भी नोचने लगा था। विंग ने कहा, लंजा, मैंने कोशिश की थी, मैंने सच में लंजा, मैंने सच में कोशिश की थी, पर वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी, पर मैं खुद को तो छुड़ा नहीं पा रहा था। उसने मुझे यहाँ टच किया। ये
ये सुनते ही वांग जी ने विंग के हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, कहाँ टच किया है विंग? मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ टच किया है? हाँ, ये कहकर वांग जी विंग की तरफ बढ़ा। उस बाथटब का पानी दोनों के ही वेस्ट तक था। वांग जी ने विंग को उसके कमर से धीरे से पकड़ते हुए कहा, यहाँ टच किया, पर मुझे तो नहीं दिख रहा। फिर वांग जी ने विंग के नेक पर किस करते हुए कहा, यहाँ टच किया, पर मुझे क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ तो मेरा टच है ना विंग। ये कहकर वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। देखो विंग, यहाँ मेरा टच है। ये कहकर वांग जी ने फिर से विंग के नेक पर किस किया और कहा, देखो मुझे तो तुमसे किसी और फेरोमोन्स की स्मेल भी नहीं आ रही, तुमसे तो बस मेरे फेरोमोन्स आ रहे हैं। ये कहकर वांग जी ने विंग के नेक पर फिर से किस किया और कहा, मेरे फेरोमोन्स किस तरह के हैं विंग? ये कहकर वांग जी ने विंग को खुद के और भी ज़्यादा करीब कर लिया था और विंग को अपने फेरोमोन से पूरा कवर कर दिया था, जिसे उस डिस्गस्टिंग अल्फा के फेरोमोन्स फेड हो गए थे वांग जी के उन सैंडलवुड फेरोमोन्स के आगे। अब विंग से बस सैंडलवुड की फेरोमोन्स आ रहे थे और कोई भी फेरोमोन्स विंग की बॉडी से नहीं आ रहे थे। वांग जी बार बार विंग के उस जगह किस कर रहा था जहाँ फैंग ने विंग को टच किया था, कभी उसके नेक पर तो कभी उसके हाथ पर। जैसे वांग जी फैंग के उस टच को विंग के बॉडी से हटा देना चाहता हूँ, वो विंग को फील करा रहा था कि उसकी बॉडी पर उस फैंग के टच नहीं है, वो वांग जी के टच है। इसलिए वांग जी विंग के नेक पर बार बार बटरफ्लाई किसेस कर रहा था। वांग जी ने कहा विंग के नेक पर बटरफ्लाई किसेस करते हुए, बताओ मुझे विंग, मेरे फेरोमोन्स किस तरह के हैं? ये सुनकर विंग ने वांग जी को हकरते हुए कहा, सैंडलवुड, सैंडलवुड। ये कहकर विंग और भी ज़्यादा फुट फुट कर रोने लगा था। वांग जी ने कहा विंग को खुद से और भी ज़्यादा टाइटली हक करते हुए, देखो विंग, तुमसे अब किसी और की फेरोमोन्स की स्मेल नहीं आ रही, तुमसे अब मेरी लान वांग जी के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है ना विंग? क्या तुम फील कर सकते हो? विंग ने कहा, मैं फील कर सकता हूँ। I'm sorry। वांग जी ने कहा, सॉरी क्यों विंग? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं तुम्हारे पास टाइम पे नहीं पहुंच पाया। आई एम सॉरी। विंग ने कहा, नहीं, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा विंग का चेहरा पकड़ते हुए, विंग मेरी तरफ देखो, मुझे कभी सॉरी मत कहना जब गलती तुम्हारी ना हो। आई लव यू विंग। विंग ने कहा अपनी नजरें झुकाते हुए, पर उसने मुझे टच किया लज्जा, उसने मुझे टच किया। वांग जी ने कहा, किसी ने तुम्हें टच नहीं किया, ठीक है, मैंने तुम्हें टच किया है, उसे याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। वांग जी जानता है वो विंग को सब भूलने के लिए कह तो रहा है, पर विंग के लिए इतना आसान नहीं है, वो नहीं भूल पाएगा, कोई भी नहीं भूल पाएगा जिसके साथ इतना डिस्गस्टिंग इंसिडेंट हुआ। विंग भी नहीं भूल पा रहा था। पता नहीं कितने देर तक वांग जी और विंग दोनों ही उस बाथटब में बैठे रहे, एक दूसरे के बाहों में। उनके बीच कुछ हुआ नहीं था। वांग जी बस विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था और विंग वांग जी के बाहों में खुद को बस समेटे जा रहा था। कुछ देर बाद विंग वांग जी के उन नाइट क्लोथ्स को पहने हुए वांग जी के बेड पर बैठा हुआ था और वांग जी विंग के सामने अपने घुटनों पर था, विंग का हाथ पकड़े हुए, और विंग की आंखों से आंसू अभी भी टप टप करके गिर रहे थे। वांग जी ने विंग के आंसू को पोंछते हुए कहा, हे बेबी, प्लीज डोंट क्राई। ये सुनकर विंग ने अपनी नजरें उठाकर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लज्जा एक बात पूछूं? वांग जी ने कहा विंग के चेहरे को
अपने दोनों हाथों में पकड़कर। पूछो ना विंग। विंग ने कहा, लंजा क्या ये इतना बुरा है कि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं कैरोल साई को डिजर्व नहीं करता जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं गलत कहाँ हूँ। मैंने तो बस अपना ड्रीम पूरा करना चाहा। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पर मुझे नहीं पता था इस कॉलेज के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का नतीजा ये होगा। क्या हम डिज़र्व नहीं करते? कोई अच्छा कॉलेज, बेटर एजुकेशन हम डिज़र्व नहीं करते? ये सुनकर वांग जी ने विंग के चेहरे को पकड़कर कहा, तुम डिज़र्व करते हो विंग, वो डिज़र्व नहीं करते जो खुद को दूसरे से ऊंचा समझते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो औरों से खुद को सुपीरियर समझते हैं। उन लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया वैसे ही देखना चाहते हैं जैसा वो सोचते हैं। पर तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो विंग। हमेशा याद रखना, तुम जब सही हो तो दूसरों के सामने कभी झुकना मत, और ना ही खुद को वीक समझना। विंग ने कहा, मैं उसके सामने झुका नहीं था लंजा। मैंने लड़ने की कोशिश की, जानता हूँ विंग, जानता हूँ तुमने लड़ने की कोशिश की थी, पर यहाँ किसी की गलती है तो बस वो मेरी है। मैं ही तुम्हारे पास वक्त पर नहीं पहुँच पाया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये कहकर वांग जी ने विंग के माथे से खुद के माथे को टिका लिया था। आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुनकर विंग ने अपनी नज़रें उठाकर वांग जी की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी। शायद गिल्ट में विंग ने वांग जी के चेहरे पर अपने हाथ को रखकर कहा, नहीं लंजा, तुम्हारी गलती नहीं है। ये सुनते ही वांग जी ने अपनी आंखें खोली और विंग के हाथों के ऊपर अपने हाथ को रखा, जिस हाथ को विंग ने वांग जी के चेहरे पर रखा था। वांग जी ने जो अभी भी विंग के माथे से अपना माथा टिकाया हुआ था, उसने अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखा, जिसकी सीधी नज़रें विंग के आंखों से टकरा गई, और वांग जी ने विंग को बस किस कर लिया था। वो किस बहुत डीप था, पैशनेट था। विंग वांग जी की तरफ झुका हुआ था और वांग जी अपनी नी पर था विंग के सामने, और वो वैसे ही किस कर रहे थे। एक जो था इस गिल्ट में था कि वो अपने ओमेगा को वक्त पर बचा नहीं पाया। दूसरा जो डरा हुआ था और इस गिल्ट में था कि किसी और ने उसे टच किया उसके अल्फा के अलावा। विंग वांग जी को अपना अल्फा मानता है, उसे प्यार करता है ना, वो बहुत प्यार। पर विंग कभी भी अपना लव वांग जी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पर वांग जी समझता है ना विंग के एक्शंस को। भले ही विंग अपने प्यार को शब्दों में ना कहे, पर वांग जी विंग के एक्शन से विंग के लव को तो पहचान ही जाता है। विंग वांग जी से कितना प्यार करता है, वांग जी को ये जानने के लिए लफ्ज़ों को मोहताज होना नहीं पड़ता।